वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका रामलीला ग्राउंड पर रावण का दहन करेंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म और सदर जमहूरिया सेंट्रल दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में होने वाले रावण दहन प्रोग्राम में शामिल होते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म रामलीला मैदान में शिरकत करेंगे। रामलीला के मंच पर अयोध्या राम मंदिर के साथ सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया है। इस बार पटाखों की जगह आवाज का इस्तेमाल किया जाएगा। द्वारिका में ही प्रधानमंत्री विजयदशमी के समय यहां पर आएंगे, रावण दहन करेंगे। रावण दहन के लिए जो पुतला है वो पुतला बनकर तैयार हो चुका है। इसके लिए लगातार काफी तेजी से यहां पे काम चल रहा है। लेकिन इस बार रावण की बात करें, पुतलों की बात करें, तो ये इस बार कुछ अनोखा होने वाला है और कुछ अलग होने वाला है। इस बात को समझते हैं। हमारे साथ में रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में हैं, राजेश सोलंकी साहब हमारे साथ हैं। सर, इस बार जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं और रावण दहन की हम बात करेंगे, तो रावण दहन इस बार किस तरह से अलग होने वाला है और किस तरह से काफी चर्चा में है यहाँ के रावण? चर्चा का विषय तो यही है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और पहली बार लाल किले के परिसर को छोड़कर दिल्ली में कहीं और यहाँ पे द्वारका में आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ही अपना मंच से अपना तीर चलाएंगे। उसके बाद ही अपना दशहरे का शुरुआत होगी और रावण का दहन होगा। और जहाँ तक रावण की बात है, कोशिश यही है कि इस बार कुछ ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाए और जो बम वगैरह भी हैं, जो पटाखे हैं, उनकी जो लिमिट दायर की है कि इतने डेसिबल्स तक उसकी साउंड नहीं होनी चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि उसी तक हम सीमित रहें। अच्छा, मतलब कि पटाखे भी जो हैं वो ऐसे पटाखों को यूज कर रहे हैं आप लोग जो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना हो, तो एक तरह से कहीं इसके माध्यम से भी एक संदेश देने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, कोशिश यही है कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन का जो विषय है, हर तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें नॉइज़ पॉल्यूशन भी एक मुद्दा है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन को कम से कम सीमित रखा जाए, अपना कम उसकी आवाज़ के अपना पटाखों को, बमों को यूज़ करके। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये पुतला लगभग तैयार हो चुका है। रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो बनकर तैयार हो चुका है। और अब इस विजयदशमी के दिन में जब इसमें आग लगाया जाएगा, जब इसका दहन किया जाएगा इन पुतलों का, तो कहीं न कहीं एक यहाँ से भी एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि समाज में और पूरे वातावरण में जो वातावरण में किस तरह से बाकायदा पोल्यूशन को ध्यान में रखता हुआ और साउंड पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए एक ग्रीन पटाखे जो हैं वो छोड़े जाएंगे और इसके साथ ही जो आवाज है, आवाज का काफी कम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने पीएम मोदी को खत लिखा है और 49 सरकर्दा शख्सियतों के खिलाफ एफआईआर करने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज करना गलत है। शशि थरूर ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करके अपनी बात रखी है। गौरतलब है कि मुल्क में बढ़ रहे हुजूमी तशद्दुद के वाकयात पर 49 लोगों ने पीएम मोदी को खत लिखा था, जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने आरएसएस की जमकर तारीफ की और कहा कि आरएसएस मुल्क से मोहब्बत करने वाली तंजीम है। शाहनवाज हुसैन से हमारी नुमाइंदे पवन गौड़ की बातचीत हुई। मोहन भागवत के विजयदशमी के भाषण में सरकार को संघ का साथ मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। सर, संघ प्रमुख का विजयदशमी को लेकर उद्बोधन हुआ, सरकार को भरपूर साथ मिला है संघ का। धारा 370 हो या मंदी के खिलाफ उठाए हुए कदम, जमकर तारीफ हुई सरकार की, किस तरह देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला संगठन है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने जिस तरह से मुल्क को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, expressed it when President Macron hosted Prime Minister Modi in Paris, but also यहाँ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री किस तरह से वहां पर शामिल हो रहे हैं आम जन के साथ दशहरे के उत्सव में। आप देख सकते हैं जो पुजारी हैं वो प्रधानमंत्री को तिलक कर रहे हैं और इसके पहले प्रधानमंत्री ने सभी आयोजकों से वहां पर बातचीत की। सभी जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका अभिवादन स्वीकार किया और पारंपरिक रूप से पूजा अर्चन में प्रधानमंत्री वहां पर भाग लेते हुए सीधे दृश्य आप ये देख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री वहां पर श्री राम के जो तस्वीर है वहां पर प्रधानमंत्री दीप प्रज्वलित करते हुए और
औपचारिक रूप से उद्घाटन करते हुए और इसकी शुरुआत मानी जाए वहां पर जो दशहरे के दिन स्पेशल पूजा होती है, जो विशेष पूजा होती है, जो पारंपरिक पूजा होती है, प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर उसकी शुरुआत कर दी है। सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और पल पल की जानकारी हम वहां पर आपको देंगे। और आप देख सकते हैं कि विधिवत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चन में हिस्सा ले रहे हैं। वहां पर श्री राम का पूजन कर रहे हैं, जो विशेष पूजा होती है दशहरे के दिन वहां पर पुतला दहन से पहले। और ये प्रधानमंत्री वहां पर पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हुए, पूजा करते हुए सीधे दृश्य आप देख रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। रावण दहन प्रोग्राम में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं, जहां पर वो इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। नाज़रीन, बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने आरएसएस की जमकर तारीफ की और कहा कि आरएसएस मुल्क से मोहब्बत करने वाली तंजीम है। शाहनवाज हुसैन से बात की हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ ने। भागवत के विजयदशमी के भाषण में सरकार को संघ का साथ मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब। सर, संघ प्रमुख का विजयदशमी को लेकर उद्बोधन हुआ, सरकार को भरपूर साथ मिला है संघ का। धारा 370 हो या मंदी के खिलाफ उठाए हुए कदम, जमकर तारीफ हुई सरकार की, किस तरह देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला संगठन है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने जिस तरह से मुल्क को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, इसीलिए सरसंघचालक जी का आशीर्वाद मिला है। इसे मैं साथ नहीं आशीर्वाद कहता हूँ, क्योंकि विजयदशमी पर सरसंघचालक जी ने जिस तरह सरकार की पीठ थपथपाई है, ये सरकार के लिए आशीर्वाद है। सरकार ने बहुत हिम्मत से धारा 370 समाप्त किया और देश की उम्मीद पर खड़ी उतरी सरकार। आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में है और उससे जिस तरह मुकाबला भारत सरकार कर रही है, उसको लेकर भी सरकार की पीठ थपथपाई गई है, आशीर्वाद मिला है। और देश में कई मुद्दों पर सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसको सराहा गया है। अगर देश के मुद्दों पर सरकार गंभीरता से काम करती है, विकास करती है और देश की जनभावना को साथ लेकर चलती है, तो आशीर्वाद संघ का प्राप्त होता है। सर, इसके अलावा मॉब लिंचिंग की घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, उनको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है और संघ को बदनाम करने की एक साजिश है। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होता। नहीं, ये सही है। सरसंघचालक जी ने बहुत सख्त शब्दों में मॉब लिंचिंग की निंदा की है और इसको लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह भारत को बदनाम किया जा रहा है, पूरी दुनिया में एक बड़ी साजिश हो रही है भारत के खिलाफ, इसको रोकना चाहिए। और ये भी कहा कि इस पर सख्त कानून अगर ज़रूरत पड़े तो बनाना चाहिए। मॉब लिंचिंग भारतीय संस्कृति का कहीं हिस्सा नहीं है। ये पश्चिमी संस्कृति में ज़रूर ऐसा होता था। भारतीय संस्कृति में संविधान की रोशनी में ही मतभेद होते हैं, लेकिन इस तरह कानून को हाथ में लेकर मॉब लिंचिंग करे, इसकी इजाज़त कहीं नहीं है। और जब भी ऐसा होता है तो संघ पर हमारे विरोधी उंगली उठाते हैं, जो सही नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पवन गौड़, नेटवर्क टीम, दिल्ली। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने कहा कि आरएसएस कहती है कि हुकूमत तारीखी काम कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की हालत खराब हो गई है, सयाहत पूरी तरह से खत्म हो गई है। संदीप दीक्षित से बात की हमारी नुमाइंदा रंजीता ने। नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप जी, मोहन भागवत ने कुछ देर पहले अभी अपने संदेश में कई चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, जिसमें 370 का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जो 370 के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल बदला है वो देश के लिए बेहतरी का सबब है। कई तमाम और भी चीज़ें उन्होंने कही हैं। देखिए, मैं तो ये जो आरएसएस के प्रमुख का विजयदशमी बयान आता है उसको गंभीरता से कभी नहीं लिया है। एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का पीआर डिपार्टमेंट की तरह है, तो बोलते रहते हैं अपने। भाई वो तो बीजेपी और आरएसएस एक ही तरह की चीज़ है। कल को मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट अगर सरकार का बखान करे कांग्रेस की, तो आप उसको बहुत गंभीरता से लोगे क्या? भाई वो कांग्रेस का एक व्यू पॉइंट है, वैसे ये बीजेपी का व्यू पॉइंट है।
और बीजेपी और आरएसएस में क्या होता है कि अलग अलग तरीके से कुछ यहाँ से भोंपू बचता है, कुछ यहाँ से भोंपू बचता है, और कोशिश ये करते हैं कि जनता को दिखाने के लिए कि कोई स्वायत्त संस्था है। पहले तो उस झूठ को मैं बिल्कुल नकारना चाहता हूँ। एक ही लोग हैं, एक ही संगठन है, एक ही संस्था है, और एक दूसरे को ऐसे मदद करते रहते हैं। हाँ, जहाँ इनका कहना है कि बड़े कदम लिए जा रहे हैं, कठोर कदम लिए जा रहे हैं, देखिए पहली चीज तो 370 तो पहले से ही पंगु हो गया था, पहले से ही कमजोर कर दिया गया था, और 370 एक किसी कारण से 1947-48 में लाया गया। उस समय यही बीजेपी के बहुत बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, स्वयं उन्होंने वोट किया उसके लिए। वो एक परिस्थिति थी, परिस्थिति उसके बाद बदली। सबको मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 370 को बिल्कुल कमजोर कर दिया था। तो ठीक है, सरकार को लगता है कि उसको बदल कर कश्मीर में हालात बेहतर होंगे, तो वो सरकार का निर्णय है। लेकिन ये कहना कि इसके बाद कश्मीर के हालत बेहतर हुए, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि अगर आप आतंकवादी के आंकड़े लीजिए और सैलानियों के आंकड़े लीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के मरने वाले लोगों के आंकड़े लीजिए, तो शायद पिछले 20-25-30 साल में सबसे बेहतर साल 2004 से 14 के गुजरे हैं। सबसे कम आतंकी गतिविधियां उस बीच में हुई, सबसे कम घुसपैठिए उस बीच में आए, सबसे कम आतंकी हमले हम पर उस बीच में हुए, सबसे कम सुरक्षाकर्मी मारे गए। पर्यटन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। ये भी कहा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में पर्यटक आते हैं उनके लिए एडवाइजरी जो है वो वापस ली गई है और 30 अक्टूबर से अब पर्यटक जम्मू कश्मीर जा पाएंगे। देखिए वो तो देखेंगे ना पर्यटन का क्या हाल होता है, साल 2 साल में देखेंगे। अगर आप, फिर मैं कह रहा हूं, आंकड़े देखें, सबसे ज्यादा सैलानी और पर्यटक कश्मीर में गए मनमोहन सिंह की सरकार में। ये सरकारी आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा अगर अमरनाथ यात्रा में यात्री कभी गए, मेरे ख्याल से जो 12 या 14 लाख, नंबर मेरा सही नहीं है, अगर आप समय दे तो मैं नंबर आपको दिखा सकता हूं, का आंकड़ा जो हाईएस्ट टच किया गया था एवर, मनमोहन सिंह सरकार के अंदर किया गया। उसके बाद तो कम होते रहे, बल्कि इनको तो रोकने पड़े। भाई उस समय भी थ्रेट था टेररिज्म का, उस समय भी पाकिस्तान अपनी वही ओछी और घटिया हरकतों में लगा रहता था सारे समय। ऐसा क्यों था कि मनमोहन सिंह के अंदर हम लोग 4-4 सुरक्षा प्रोवाइड कर पाए थे, लोग जाते थे अमरनाथ और लौट आते थे। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हमेशा कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है। अंतिम सवाल है, मोहन भागवत ने यह भी कहा कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं कही जाती है वो सही नहीं है और आरएसएस का कोई हाथ नहीं है मॉब लिंचिंग